मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 का ये अगला वीडियो है। हमने आपको परखड़ दाब का नियम पढ़ा दिया था और तनुभान का समीकरण करा दिया था। इसमें पीवी बराबर एनआरटी और पी बराबर एनआरटी गैस समीकरण भी होता है। इसको हम ये दाब समीकरण भी होता है। तो दाब समीकरण के लिए पी बराबर एनआरटी या हम पाई वी बराबर में एस आर टी का उपयोग करते हैं। मॉडर्न फॉर्मूला ये होता है। तो उस पर आधारित हमने कुछ गणनाएं कराई थी, कुछ हमने न्यूमेरिकल कराए थे और उसी पर आधारित हमने आज एक ये न्यूमेरिकल और रखा हुआ है। ये न्यूमेरिकल थोड़ा हटके है, थोड़ा हमें कंफ्यूजन पैदा करता है कि इस सवाल में हम कहाँ हमें दाब का मान दिया है, कहाँ हमें आर का मान दिया है, कहाँ हमें आयतन का मान दिया है। तो इन मानों को इसमें ढूंढने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आज हम ऐसे सवाल को आपको समझाते हैं। देखिए, समझने का प्रयास करेंगे। लिखा है कि 300 केल्विन पर, सब जानते हो जब टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में थे या केल्विन में थे तो ये हमारे कैपिटल टी का मान होता है टी बराबर 300 केल्विन पर। कितना हो गया? टी बराबर 300 केल्विन पर सुक्रोज के डेसीमोलर क्या आ गया? ये डेसीमोलर आ गया। अब देखिए, कुछ शब्द होते हैं जैसे डेसीमोलर, नॉर्मल और सेंटीमोलर, है ना। तो जैसे नॉर्मल होता है, डेसीमोलर होता है और सेंटीमोलर होते हैं, तो इनके मान निश्चित होते हैं। जैसे नॉर्मल कह देते हैं तो इसका मान हो जाता है 1n, यानी कि नॉर्मल n बराबर में हो जाता है 1 और देसी मोलर क्या देते हैं तो m बराबर में हो जाता है 1/10 और सेंटी मोलर क्या देते हैं तो m बराबर हो जाता है 1/100। ठीक है। तो यदि नॉर्मल कह दें तो n का मान 1, देसी मोलर कहते हैं तो m बराबर 1/10 और सेंटी मोलर कह देते हैं तो 1/100। मोलर कह देते हैं अर्थात ये मोलों की संख्या हमारी हो जाती है। मोलर का मतलब होता है कि हमारी मोलों की संख्या हो जाती है। तो लिखेंगे मोलों की संख्या स्मॉल n बराबर में 1/10। 1/10 क्यों? क्योंकि डेसीमोलर बराबर क्या होता है 1/10। भाग देंगे तो 0.1 मोल आ जाएगा, 0.1 मोल। अब देखिए, जब नॉर्मल, डेसीमोलर या सेंटीमोलर कह देते हैं तो इसमें आयतन की वैल्यू तो नहीं दी गई है। तो ये सारे मान जो होते हैं वो लीटर में होते हैं। कितने में होते हैं? लीटर में। इसलिए b बराबर लिख देंगे 1 लीटर। इसमें कहीं आर का मान है? नहीं है। जब आर का मान नहीं होता है, सबको मान ये याद होना चाहिए, ये मान निश्चित होता है 0.0821 लीटर इंटू एटीएम इंटू केल्विन इनवर्स इंटू मोल इनवर्स, ये इसकी वैल्यू हो जाती है। ठीक है। अब हमारे पास टी का मान हो गया, वी का मान हो गया, एन का मान हो गया, आर का मान हो गया। परासरण दाब हमसे पूछा है, परासरण दाब अर्थात पाई का मान पूछा है। इसको हम पढ़ा को हम पी भी लिखते हैं, चाहे पी लिखो चाहे पाई लिखो, स्थिरांक आर लिखो और चाहे इसे एस लिखो, कुछ भी लिख सकते हैं। इसलिए हम आगे फार्मूला पाई वी बराबर में, पाई वी बराबर में एस आर टी। ये क्या हो गया फार्मूला? पाई वी बराबर में एस आर टी। चाहे ये ले सकते हो पी वी बराबर में सॉरी एन एस टी, पाई बी बराबर में एन एस टी। भाई आर की जगह पर क्या होता है? एस। एन तो मोलक संख्या, टी परम था, तो पाई बी बराबर में एन एस टी, चाहे बी बराबर में एन आर टी। आप इसमें से किसी भी फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए हम इसको लेकर दिखा देते क्योंकि ये तो हम बता चुके हैं। पाई का मान ज्ञात करना, वी का मान 1 लीटर, ठीक है, और आर का मान 0.1 गुणा एस का मान 0.0821 गुणा 3 का टी का मान 300। तो पाई बराबर में 0.1
गुणे 0.0821 गुणे 300 और बटे में कितना हो गया आपका ये 1। कैलकुलेशन करेंगे, ये दशमलव हटाई, एक बिंदी बढ़ाई, ये दशमलव हटाई तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दो बिंदी से दो बिंदी कैंसिल हो गया। क्या बचा? एक बचा। एक बड़ा इसमें नहीं रहेगा। 821 गुणे 3, 821 गुणे 3 बटे में 1000, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63 24 बटे 1000 भाग 2, तो 2.463 ATM। ये आपका आंसर आ गया। आशा करते हैं समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही सरल सवाल है। इसी के साथ आपको हम एक न्यूमेरिकल और देते हैं, उसे आप करेंगे, घर से करेंगे और करने का प्रयास करेंगे। इस न्यूमेरिकल को करना है। ये एक्सरसाइज HW आपकी है। दिया है कि 298 केल्विन पर 100 सेंटीमीटर क्यूब में एक अज्ञात विलेय के 3.02 ग्राम युक्त विलयन का परासरण दाब 2.55 ATM मापा गया। तो हमें क्या बताना है? विलय का अणुभार ज्ञात कीजिए। एक आपको थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं, सभी के मान रखवा देते हैं, ठीक है। 298 केल्विन, केल्विन लिखा है तो किसका मान हो गया? सॉल्व करेंगे तो T बराबर 298 केल्विन। 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब घन आ गया। तो इसको हम लीटर में चेंज करेंगे तो 100 बटे में 1000 भाग देंगे 0.1 लीटर आ गया। एक अज्ञात विलेय का नाम पता नहीं है, स्मॉल w बराबर में 3.02 ग्राम और परासरण दाब यानी कि पाई बराबर में 2.55 ATM। इसको पाई भी कहते हैं, पी भी कहते हैं। और S अर्थात R का मान क्या होगा? 0.0821 वही होगा। और स्मॉल m अणुभार कह रहे हैं, ये अणुभार स्मॉल m हमें क्या करना है? फार्मूला सब जानते हो, क्या होता है? पाई b बराबर में NST या पाई v बराबर में n की जगह पर क्या होता है? n बराबर W/m, W/m/ST। इस फॉर्मूले को लगाएंगे और सॉल्व करेंगे और आपका आंसर जो है वो 289.75 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? आंसर आपका चाहिए, ठीक है। अब इसके साथ एक हम अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और हो सकता है कि इस बार की परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में ये आपका अवश्य आ जाए, ठीक है। तो एक नियम दिया गया है, हेनरी का नियम। ये नियम दिया गया है हमारा हेनरी का नियम, हेनरी लॉ। ये दिया गया है HENRI हेनरी लॉ। बहुत ही सिंपल है। ये जो नियम दिया गया है वो गैसों के द्रवों में विलयन, किसके? गैसों के द्रवों में विलयन।
मतलब गैस के द्रव्य विलयन को कैसे बनाया जाएगा, अर्थात हम गैस को द्रव्य में कैसे घोलेंगे, उसका कैसे विलयन बनाया जाएगा। देखिए एक चीज बता दें आपको, जब किसी हम विलयन में या मान लीजिए हम जल में चीनी को घोलते हैं तो ऐसा तो नहीं चीनी डाल दी अपने आप घुल गई, तो उसको घोलने के लिए हम किसी विलोड़क का कार्य करते हैं। विलोड़क का मतलब है चाहे चम्मच से घोले, चाहे चमचा से घोले, चाहे झरिया से घोले, किसी भी पात्र से घोले, उसको हमें ऐसे ऐसे करके घोलना पड़ता है। जब हम किसी विलोड़क से या किसी की सहायता से जल में उपस्थित चीनी को घोलते हैं तो उस पर एक दाब लगता है ना, लगता ही लगता है। तो ऐसे ही इसमें भी है, हेनरी लॉ में क्या है, एक वैज्ञानिक हुए हेनरी, इन्होंने 1803 में एक नियम दिया, एक नियम दिया, और वह नियम यह दिया कि किसी द्रव में गैस की विलेयता पर, किसी द्रव में गैस की विलेयता पर, द्रव में गैस कैसे मिलती है, विलेयता पर दाब के प्रभाव को व्यक्त करता है। यानी कि हेनरी नियम जो है, क्या चीज, हेनरी नियम जो है वो गैस में द्रव की विलेयता पर दाब के प्रभाव को व्यक्त करता है, इसे हेनरी का नियम कहते हैं। उन्होंने नियम में बताया है कि यदि कोई गैस विलयन बनाने की प्रक्रिया में रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहती है, मतलब गैस है विलयन बना रही है और विलयन बनाते वक्त वो गैस किसी में बदल नहीं रही है, अपरिवर्तित है, बिल्कुल नहीं बदल, नो चेंजमेंट इन गैस सॉल्युबल। तो हमारे कहने का मतलब क्या है, यदि कोई गैस विलयन बनाने की प्रक्रिया में रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहती है तो स्थिर ताप पर, ताप कैसा है, कांस्टेंट, तो स्थिर ताप पर द्रव के एक निश्चित आयतन में घुलित, द्रव के एक निश्चित आयतन में घुलित उस गैस का आयतन विलयन के साम्य, विलयन के साथ साम्यावस्था में स्थित गैस के समान, स्थित गैस के दाब के समानुपाती होता है। मोटी भाषा में इसे कहते हैं एम प्रोपोर्शनल पी, मतलब किसी गैस का द्रव्यमान एम, किसी गैस का द्रव्यमान एम उस गैस के घुलने में सहायक दाब पी के समानुपाती को हम हेनरी का नियम कहते हैं। देखिए इसकी हम डेप्थ लिखते हैं, वैज्ञानिक कौन से हुए, हेनरी, और हेनरी 1803 द्वारा यह नियम किसी द्रव में गैस की विलेयता को व्यक्त करता है, इसी विलेयता को व्यक्त करता है, ठीक है, तो व्यक्त करता है, इतना मैंने लिख दिया। अब इसकी मेन डिफरेंस आती क्या, यदि कोई गैस विलयन बनाने की प्रक्रिया में रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है, तो स्थिर ताप पर घुलित गैस का द्रव्यमान विलयन के साथ साम्यावस्था में स्थित गैस के समानुपाती होता है। ये आपकी परिभाषा पूरी कंप्लीट
लिखा है हेनरी 1803 द्वारा यह नियम किसी द्रव्य गैस की विलेयता को व्यक्त करता है। द्रव्य गैस कैसे मिलती है उसकी विलेयता पर निर्भर करता है। कैसे मिलती है कि यदि कोई गैस विलयन बनाने की प्रक्रिया में, गैस किसमें बन रही है, विलयन बनाने की प्रक्रिया में रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहती है तो स्थिर ताप पर घुलित गैस का द्रव्यमान विलयन के साथ साम्यावस्था में गैस के समानुपाती होता है। ठीक है, गैस के दाब के गैस के दाब के समानुपाती होता है। अच्छा, आप देखते होंगे, आपने एक लाइटर देखा होगा, देखा लाइटर, और लाइटर में गैस भरी कैसी होती है, लिक्विड गैस भरी होती है। अब सोचने वाली बात है, जैसे लाइटर को हम जलाते हैं तो गैस तो वाष्प की तरह निकल जाती है, हमें द्रव की तरह दिखाई पड़ती है। तो इस नियम का यही तात्पर्य है कि गैस में इतना दाब लगाया जाए कि गैस द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाए। हमारे कहने का मतलब क्या है, जब किसी गैस में इतना दाब लगाया जाए कि गैस द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाए, अर्थात गैस विलयन में परिवर्तित हो जाए, तो इस क्रिया को या इस घटना को हेनरी का नियम कहते हैं। अर्थात फॉर्मूला क्या बनता है, M प्रोपोर्शनल P, यानी किसी गैस का द्रव्यमान उस दाब के समानुपाती होता है। मैंने क्या कि स्थिर ताप पर साम्य दाब P और किसी द्रव के लिए आयतन में M ग्राम गैस के अणु घुले हों तो हेनरी के नियमानुसार M प्रोपोर्शनल P, ये कैसा होता है, एक दूसरे के समानुपाती होता है। या इसे M बराबर में हम Kp ले सकते हैं। M बराबर में क्या लिखते हैं, Kp, सब जानते हो। वेयर के इक्वल टू में क्या होता है, कांस्टेंट। स्थिरांक का मतलब क्या होता है, जिसका अंक स्थिर हो उसे हम स्थिरांक कहते हैं। जिसका अंक स्थिर हो उसे हम स्थिरांक कहते हैं। अब ये तो हो गया था ना। अब यदि गैस की विलेयता क्या कर दिया जाए, यदि गैस की विलेयता को गैस के विलयन में मोल प्रभाज, किसमें, मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त किया जाता है, मोल प्रभाज में व्यक्त किया जाता है तो हेनरी को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। तो इसको हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो विलयन में आता है, परिभाषा बनती है कि विलयन में गैस का मोल प्रभाज वाष्प अवस्था जुड़ जाती है, वाष्प अवस्था में गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। ये आपकी न्यू डेफिनेशन हो गई मोल प्रभाज के लिए। क्या है कि विलयन में गैस का मोल प्रभाज वाष्प अवस्था में गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। ठीक है,
तो इसके लिए एक फार्मूला बन जाता है, इसके लिए एक फार्मूला बनता है P बराबर में KH इंटू, ये बन जाता है काई, ये चिन्ह होता है किसका, काई का, जहां KH क्या है आपका स्थिरांक है और काई क्या है, मोल। देखिए नियम कोई भी कठिन नहीं है, बहुत ही सरल नियम है, एक बार इसे गौर से देखेंगे तो एक बार में ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये मैंने गैस का नियम, हेनरी का नियम इसलिए बताया, ये बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, ये परीक्षा में अवश्य 2 नंबर का इस वर्ष आपके आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।